हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आपने डीएनएम स्टेजिंग जो है ओरल कैंसर्स के बारे में पढ़ ली है? और अगर पढ़ ली है तो क्या आप ये बताइए कि उसको आपको कितने बार रिवीजन करना पड़ता है और आप कितने कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर पाते हैं? अगर कई बार पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार उस पर आना है, तो मैंने एक नया तरीका निकाला है उसको पढ़ने का। हेलो एवरीवन, मैं खुद सर्जरी रेसिडेंट हूँ और मेमोरी साइंस के बेसिस को थोड़ा बहुत जानता हूँ और उसके आधार पर मैं आपको टीएनएम स्टेजिंग जो है वो याद करवाने वाला हूँ ओरल कार्सिनोमा की। ठीक है, तो सबसे पहले जो रहता है, ओके, आप मेमोरी बेसिक्स को अगर जानते हैं तो हर चीज़ का होता है एंकर। एंकर से मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को जब आप सुनते हो, ठीक है, तो सबसे पहली इमेज क्या आती है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर एंकर। तो मैं टीएनएम स्टेजिंग के ओरल कार्सिनोमा को जो हम डिसाइड करता हूँ वो डिसाइड करता हूँ इस कासल से। ठीक है, ये जो कासल है और ये जो राजा है, इससे मैं डिसाइड करता हूँ कि ये बीच में जो राजा है वो ट्यूमर है और फोर्ट में कितना बढ़ रहा है उसके अंदर से मैं टीएनएम स्टेजिंग बताऊंगा। डोंट वरी, आराम से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे पर पक्की बात आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, आपको पहले मैं टी स्टेजेस बता देता हूँ। तो एक तो होती है टी एक्स, एक होती है टी जीरो, एक होती है टी आई एस, एक टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर ए और टी फोर बी। ओके, पहले अपन टी स्टेजेस पढ़ लेते हैं, फिर एन पढ़ेंगे और फिर बाद में एम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आता है टी एक्स स्टेज। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो है सबसे पहले इमेज देखो, आप इमेज को देखोगे और उसको एसोसिएट करोगे टी एक्स स्टेज से तो ज़्यादा बेहतर याद होगा। डॉक्टर साहब जो है वो क्वेश्चन मार्क के कन्फ्यूज्ड है, वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं असेस कैसे करूं इस ट्यूमर को। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो पेशेंट अपना मुंह ही नहीं खोल पा रहा है तो क्या डॉक्टर असेस कर पाएगा उस कैंसर को? उसका साइज पता लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो ये जो पहला एंकर है वो यही है कि भैया ट्यूमर को हम असेस ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें ओके अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए आपको टी एक्स पता चलेगा। अब हम आते हैं टी ज़ीरो पर। टी ज़ीरो का मतलब है कि ये तो पूरा के पूरा खुला मैदान है। या आप इन दोनों इमेजेस को ऐसे भी सोच सकते हो कि एक तरफ डॉक्टर खड़ा है क्वेश्चन मार्क में, लेकिन वो सामने देखता है तो उसका खुला मैदान है। एंड दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि कोई कासल ही नहीं है, मतलब कैंसर ही नहीं है। तो उसको हम कौन सी स्टेज देंगे? टी जीरो। अब हम आते हैं टी आई एस के अंदर। टी आई एस के अंदर पहली बार राजा अपीयर हुआ है। टी आई एस का मतलब होता है ट्यूमर इन सीटू। कहने का मतलब ये है कि ट्यूमर जो जो किंग है, क्योंकि मैं कैंसर को इस किंग से ही एसोसिएट कर रहा हूँ, तो वो एक कमरे में बंद है। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो लाल कारपेट है उसी तक सीमित है, उसके वो बाहर नहीं गया है। तो उसको हम बोलते हैं कि ट्यूमर इंसिटू, मतलब उसने बाउंड्री जो है वो क्रॉस नहीं करी है। ठीक है, अब यहाँ से अपन निकलते हैं अगली स्टेज पर। अब होती है यहाँ से कहानी शुरू, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर ए एंड टी फोर बी। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले आप ये देखो, ये राजा है और वो किसके अंदर है? टेंट के अंदर। फिर राजा जो है थोड़ा बड़ा हो गया है अभी और टेंट भी थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर राजा और बड़ा हो गया है और टेंट जो है वो और भी बड़ा हो गया है। और उसके बाद में क्या करा है उसने कि टेंट की दीवार को तोड़ ताड़ के बाहर आ गया है वो। लेकिन फिर भी इंजीनियर साहब खुश हैं, उसको वो डर नहीं रहे। और फाइनली राजा ने नेक्स्ट क्या करा है कि उसने कुछ बहुत ज़्यादा ही पागलपन कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ इन राजा की स्टेजेस, इसकी पोजीशन को, इस इमेजेस को याद रखो। देखो, सबसे पहले जो टेंट है वो तो बहुत छोटा सा है, तो इसका मतलब ये है कि जो T1 स्टेज है वो होती है 2 सेंटीमीटर से कम की। ठीक है, T2 स्टेज जो रहती है, टेंट थोड़ा सा बढ़ गया तो वो हो जाएगा क्या? 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक। फिर थोड़ा और बढ़ा लो तो T3 हो जाएगी कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो टेंट के साइज से। और इसमें एक और चीज़ से याद रखना है, वो है नंबर से, कि T1 स्टेज में 2 सेंटीमीटर आता है, T2 में 2 से 4 आता है और T3 में 4 से ज़्यादा आता है। फिर हम चलते हैं T4A और T4B पर। वो ये है कि जो नेक्स्ट कमरा है वो तोड़ दिया उसने। ठीक है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इंजीनियर साहब तो बड़े खुश हैं। ठीक है, इसको देखो मैं ऐसे समझाता हूँ कि T4A जो है, ओके, T4 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एक है ए और एक है बी। एक के अंदर क्या करता है वो अपना टेंट जो रहता है उसको तोड़ देता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन दूसरे के अंदर तो पागल ही हो जाता है। अब इसको समझते हैं, तोड़ देने से मतलब ये है कि वो आसपास के जो स्ट्रक्चर है उसको इन्वॉल्व तो उसने कर लिया है, लेकिन इंजीनियर सर जो है वो बोल रहे हैं कि सर कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसको रिसेक्ट किया जा सकता है। लेकिन T4B वाले जो है वो पागल हो गया से मतलब ये है कि उसने स्कल के बेस को इन्वॉल्व कर लिया है, या इंटरनल कैरोटिड वेसल्स को इन्वॉल्व कर लिया है, या मेस्टिकेटर स्पेस को इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब जो है वो घबराने की बात है, क्योंकि अब आप इसको रिसेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस इमेज के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंजीनियर कहाँ पर है। आप जितने अच्छे से इसको गौर फरमाओगे तो आपको ये काफ़ी इसके क्वेश्चंस बन पाएंगे। और वो यही है कि इंजीनियर T4A स्टेज पर है। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि ए जो रहता है
ठीक है, वो बताता है एक्सेसिबल, मतलब कि हाँ जो ट्यूमर है वो एक्सेसिबल है, आप उसको रिसेक्ट कर सकते हो। और बी जो वो बताता है बियॉन्ड सर्जरी। जैसे अपन ओके एब्रीविएशंस बनाते हैं तो वही बता रहा है, बी फॉर बियॉन्ड सर्जरी, मतलब सर्जरी के भी पार जा चुके हैं हम। अब सर्जरी के पार जा चुके हैं कहने का मतलब ये है कि अब हम T4B स्टेज को सर्जरी नहीं कर सकते। तो एक बार और आराम से देखो इस इमेज को, ठीक है। पहले तो किंग अपने अंदर ही था, वो कहीं नहीं जा रहा था, फिर वो टेंट में आया, फिर टेंट का बढ़ा, वो भी बढ़ा, फिर टेंट और बढ़ा। तो 2 से 4 सेंटीमीटर। फिर T4 स्टेज में पहली बार जो है वो अपने कमरे से बाहर निकला, टेंट से बाहर निकला, और वो रहता है T4A। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको रिसेक्ट कर सकते हैं। और T4B में तो बहुत बाहर निकल गया, पागल ही हो गया, और उसके लिए जो है अपने कहा है कि अब उसको दैट इज़ बियॉन्ड सर्जरीज, ठीक है, अब उसको सर्जरी हम नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से हमको समझना है एंड स्टेजिंग। देखो इसमें एंड स्टेजिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आपको इसके एंकर समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो एंड स्टेजिंग जो रहता है, पहले मैं बता देता हूँ वो कितने रहते हैं। N0 रहता है, N1, N2 जो है वो 3 में डिवाइडेड है, N2A, N2B और N2C, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर फाइनली N3। तो सबसे पहले तो आप पहली इमेज देखो तो उसमें कोई गार्ड है ही नहीं, खुला मैदान है, ठीक है। जैसे कि खुला मैदान इसके अंदर था कि देयर वाज T0, कोई ट्यूमर है ही नहीं। वैसे ही इसमें N0 है कि पूरा खुला मैदान है कि कोई गार्ड है ही नहीं। फिर एक गार्ड आता है, ठीक है, लेकिन बेचारा बहुत मासूम है, छोटा सा है। उसके पास में आता है, उससे थोड़ा वो बड़ा होता है, जैसे कि हर कहानी में होता है ना कि हीरो जो है पहले छोटा रहता है फिर वो बड़ा हो जाता है, इसमें भी यही कहानी है, बस कहानी इस गार्ड की है। तो ये थोड़ा देखो, थोड़ा उससे बड़ा है और मोटा भी दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो उसके दोस्त वगैरह को इकट्ठा करता है, और ये दोस्त उसके इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। और जैसे ही वो दोस्त इकट्ठे होते हैं तो भैया वो चैन से तो रहते नहीं, वो कहीं ना कहीं जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस जो लाइन है, देखो अगली जो लाइन दिख रही है, इस महल से उस महल तक जाते हैं, या मिड लाइन जो है वो क्रॉस करते हैं। ये हो गई सारी की सारी कहानी अभी तक के हमारे हीरो की। और उसी को आप एसोसिएट कर लीजिए कि वो लड़ाई किससे करेगा, हल्क से करेगा, और ये मैंने हल्क जो है वो एंकर बना दिया है। तो अपनों ने अभी क्या करा है, इसको एंकर तो सारे दे ही दिए हैं, लेकिन एंकर के साथ में इसको स्टोरी भी दे दी है। तो इस स्टोरी के आधार पे भी आपको याद रहेगा कि सबसे पहले जो है हमारा हीरो छोटा था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लिम्फ नोड का साइज अगर 3 सेंटीमीटर से कम है तो हमारा N1 स्टेज है। फिर वो हीरो जो है थोड़ा बड़ा हुआ, इसका मतलब ये है कि जब हमारा हीरो बड़ा हुआ, मतलब जो ट्यूमर है, जो लिम्फ नोड की स्वेलिंग है वो बढ़ गई 3 से 6 सेंटीमीटर तक, जिसको हमने नाम दिया N2A। उसके बाद में उसके वो दोस्तों लोगों को बुलाकर ले आया। तो इसका मतलब ये है कि अब एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, अब मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। तो मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व जो रहता है वो रहता है N2B के अंदर। फिर हमारे पास में है कि N2B जो है, जो लिम्फ नोड है वो क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो बायलैटरल हो चुके हैं। पहले अभी तक जितने भी थे लिम्फ नोड वो एक ही साइड इन्वॉल्व हो रहे थे, अब जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो मिड लाइन को क्रॉस कर गया, मतलब दूसरे साइड भी आपको मिल रहा है। तो N2C स्टेज है वो, ओके। तो N2A शुरू कहाँ से हुई, हमारे हीरो के बड़े होने से, ख़त्म कहाँ पर हुई, क्रॉस करने से। अगर यहाँ तक स्टोरी को आपने होल्ड करके रख लिया तो N2A, N2B और N2C ये तीनों स्टेज आपको याद हो जाएगी। फिर फाइनली हमारा जो विलन आता है वो है N3, जिसका मतलब ये है कि लिम्फ नोड का साइज जो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली हल्क से बड़े तो गार्ड्स हो नहीं सकते। तो यही मैंने बताने की कोशिश की है। तो स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारा हीरो था छोटा सा, फिर वो बड़ा होता है, जैसे ही बड़ा होता है तो दूसरी स्टेज लग जाती है बस, और क्रॉस करता है तो दूसरी स्टेज क्रॉस होने तक रहती है। अगर ये कहानी का इतना पहलू आपको याद है तो N2A, N2B, N2C में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि N3 तो हल्की है और N1 में तो पहला गार्ड आता ही आता है। चलो अब हम चलते हैं एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन पर, ठीक है। ये क्या चीज़ है भैया, सबसे पहले इस अंडे को देखिए। एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन सुनते ही अंडा याद आना चाहिए। अंडा फूटता है और उसमें से कैंसर जो है एग तोड़कर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बताना ही चाह रहा है कि जो लिम्फ नोड की कैप्सूल अगर इंटैक्ट है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो कैप्सूल फूट गई है, टूट गई है अंडे के छिलके की तरह, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन। फिर क्लियर है, अंडे से कंसेप्ट याद हो गया एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन का। अब इस पेड़ को देखिए आप, ठीक है। इससे हम एक और कंसेप्ट याद करने वाले हैं, वो है डेप्थ ऑफ इन्वेजन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पहले तो इस पेड़ को देखिए, ठीक है, ये घना है, ठीक है, इसकी जड़ें देखिए, और अब दूसरे पेड़ को देखिए और उसकी जड़ें देखिए। अब इन दोनों फिगर को देखकर आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कौन ज़्यादा खतरनाक है। तो गट फीलिंग यही आ रही है कि सर जिसकी जड़ें बहुत गहरी है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो बस यही वो चीज़ है, इसमें हम यही बताना चाह रहे हैं कि डेप्थ ऑफ इन्वेजन जो रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब चपटा और लंबा,
चपटा और ज़्यादा फैला हुआ इतना खतरनाक नहीं है जितना वो छोटा और गहरा है। तो इसी पेड्स की एनालॉजी से आप समझ सकते हो कि इसमें गहराई बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी भी ट्यूमर की डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो उससे आपको डेप्थ ऑफ इन्वेजन का कंसेप्ट समझ में आएगा, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम 1 मिनट में ये इन क्वीन पर भी आ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, बायलैटरल नोड्स। ठीक है, देखो बायलैटरल नोड्स का सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि ओरल कैंसर्स के अंदर अगर वो कैंसर मिडलाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो ये कंक्लूड किया जाता है, ये माना जाता है, ये होता है ऐसा कि उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज दूसरे साइड भी जाएगा। कहने का मतलब ये है, सपोज आपने देखा बकल म्यूकोसा को एग्जामिन करा, राइट साइड के अंदर उसको कैंसर, आपको ट्यूमर जैसा लग रही है स्वेलिंग, तो आप सस्पेक्ट करोगे कि राइट साइड है। लेकिन अगर उसने मिडलाइन को क्रॉस कर लिया है तो अब आप लेफ्ट साइड को भी एग्जामिन करोगे और लेफ्ट साइड का भी ट्रीटमेंट करोगे। वो क्यों, वो मैं अब बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसा 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 होता है कि अगर मिडलाइन को कोई ट्यूमर क्रॉस कर जाता है तो उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज उस दूसरे साइड से भी होता है, और इसीलिए ये मिडलाइन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे फिर हम हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो अब मिडलाइन से आप कैसे पता लगाओगे, तो ऐसे पता लगाएंगे, ये जो 4 मुंह दिख रहे हैं, लशियस लिप्स, ठीक है, सिडक्टिव लिप्स, इसी से पता लगाओगे। सबसे पहला है हमारे पास में एंगल ऑफ माउथ, ठीक है। उसके बाद में है ज़बान, ज़बान का भी टिप ऑफ टंग। उसके बाद में लिप क्रॉसिंग द मिड लाइन, ठीक है। तो टंग हो गया, टिप ऑफ द टंग, फिर लिप्स हो गए, वो लिप्स के अंदर भी अगर इट इज़ क्रॉसिंग द मिड लाइन, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारे पास में सॉफ्ट पैलेट, पीछे वाला जो यूवुला आपको दिख रहा है। अभी देखो आप तीनों के अंदर सिर्फ इसके अंदर यूवुला दिख रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में बायलैटरल नोड्स का कंसेप्ट, कि अगर ऐसा होता है कि अगर आपने मिडलाइन देखी कि वो क्रॉस कर गए हैं तो आपको दूसरे साइड को भी ट्रीट करना है, दूसरे साइड को भी एग्जामिन करना है। और उसमें आप कैसे पता लगाओगे कि मिडलाइन क्रॉस हो गई, तो इन 4 फिगर से पता लगाओगे, या तो एंगल ऑफ माउथ से, या टिप ऑफ टंग से, ओके, लिप क्रॉसिंग द मिडलाइन, और सॉफ्ट पैलेट से, ठीक है। फिर एक लास्ट चीज़ आती है हमारे पास में, सेकंड लास्ट चीज़ आती है, वो आती है द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस इज, एंड दैट इज़ लंग। स्मोक आप करते गए, वो माउथ से सीधे लंग्स में गया, एंड इसी को बताने की कोशिश करिए फिगर से कि द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस इज लंग, और उसके बाद में डेथ हो जाती। अब हम चलते हैं एक हमारे वीआईपी गेस्ट पर, ओके। वीआईपी गेस्ट से मतलब है हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। बॉडीगार्ड्स है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, वीआईपी गेस्ट है, सामने की तरफ उसको जाना है, द क्वीन इज़ वेरी एक्साइटेड इसका, और उसने जो रिबन पहन रखी है वो पहन रखी है P16। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका ओरल कार्सिनोमा से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन क्या होता है कि मतलब अगर अपन ओरल कैविटी से थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, ओरोफेरिंग्स की तरफ, और ओरोफेरिंग्स में अगर कैंसर होता है तो उसका एसोसिएशन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से ज़्यादा होता है, जिसके लिए हम पैथोलॉजिस्ट से एक रिपोर्ट कराते हैं, और वो होती है P16। P16 से हम पता लगाते हैं कि हाँ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी तक अपन सिर्फ ओरल कैविटी में थे, अब अपन ओरोफेरिंग्स में जा रहे हैं। तो जब ओरोफेरिंग्स के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में बात करेंगे, और इसमें अच्छी बात यह है कि इनका प्रोग्नोसिस बेटर होता है। तो इसको सिर्फ इसी चीज़ से समझाया। ये रानी जी हैं और ये आराम से बिल्कुल वीआईपी की तरह जा रही है, दिस इज़ वीआईपी गेट। खैर ये कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में टीएनएम स्टेजिंग, जिसको मैंने आपको याद कराया है। एक तो किंग के साइज से, इन किंग को आराम से देखो तो आपको दिखेगा सबसे पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, तो इससे आपको साइज का आइडिया लगेगा। और फिर लिम्फ नोड्स के बारे में मैंने बताया है कि पहले हमारा जो हीरो रहता है, प्रोटैगनिस्ट, वो छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर अपनी गैंग लेकर आता है, क्रॉस करता है। इससे अपनों ने एंड टू स्टेजिंग बताई। ये दो कहानी अगर आपको याद रह गई तो आप यकीन मानिए कि आपको टीएनएम स्टेजिंग काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा और काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए इसको फिर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।